हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे बचे हुए चैप्टर्स के 1 मार्क्स के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग के चैप्टर नंबर कौन से है बच्चों? 4, 5, 6, 7 है। अब इनमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके वेटेज रखते हैं करीब करीब 8 मार्क्स के। तो 8 मार्क्स अगर आप लोग को फिक्स कराना है तो इसके पहले जो वीडियो आई थी और ये वाली वीडियो दोनों को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना, ताकि आप लोग का 8 मार्क्स एकदम परफेक्ट हो जाए। तो जो बच्चे डर रहे थे सर मेरा मैथ्स में सर पास कैसे होगा, तो बच्चों ये 8 मार्क्स यहाँ पे निकाले और कुछ छोटे मोटे थ्योरम्स जो आप लोग को पढ़ा गए वो पढ़ लिया भाई, आराम से पास हो गए। तो जो बच्चे डरते हैं पढ़ने, मतलब डरते हैं कि फेल हो जाएंगे, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन वीडियोस को अच्छे तरीके से देखो, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आप लोग को राहुल सर ने अच्छी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR ट्यूटोरियल्स पर। अच्छा, एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत होती है तो आप लोग सिंपली मुझे आपके फोटोज जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसके फोटोज निकाल कर मेरे साथ इस इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मैं आपके डाउट्स वहां पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। तो आज बात करने वाले 1 मार्क्स के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि मोस्टली एमसीक्यू के फॉर्म में बताऊंगा, बट उसे सॉल्व करना भी सिखा रहा हूं। यानी कि 1 एमसीक्यू के साथ साथ आपके 1 मार्क्स से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि AP इज द टेंजेंट एट A। एक पॉइंट है A, एट पॉइंट लिख दे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। सो AP मेरा क्या है? एट पॉइंट A ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टेंजेंट बनाना है आप लोग को। सबसे पहले एक सर्कल बना लिया, सर्कल के बाद यहाँ पे सेंटर O मार्क कर लेता हूँ। एक एक्सटर्नल पॉइंट है P यहाँ पर, और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है A। सो P से लेकर A तक एक टेंजेंट बनाया गया है। वो टेंजेंट का लेंथ हमें क्या बोला हुआ है? फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ दूंगा तो OA मेरा क्या हो जाएगा? रेडियस। और सॉरी, मुझे फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड आउट करना। यानी कि मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो OA मुझे फाइंड आउट करना। आगे क्या दिया हुआ? OP जो आप लोग का 12 सेंटीमीटर है, तो ये OP जो है वो 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया। और क्या बोला गया है? एंगल OPA इज 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। देखो, अब सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आना चाहिए, भाई रेडियस ये वाला टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट के बीच में रिलेशन क्या है? दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। पहली बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे लिखा OA इज परपेंडिकुलर टू OP, सो दैट मींस ये 90 हो गया। अब एंगल P 30 है, सो ये 30 प्लस 90 कितना होता है? 120। बचा हुआ एंगल ट्रायंगल का कितना हो जाएगा बच्चों? वो ऑटोमेटिकली 60 हो जाता है। यहाँ पर मैं 60 लिख देता हूँ। सो अब जो मेरा ट्रायंगल जो है ना, ये OPA, ट्रायंगल OAP इज 30, 60, 90 टाइप ऑफ ट्रायंगल, बराबर है टाइप ऑफ ट्रायंगल। ये बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं भाई? इनके फॉर्मूलेज अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? OA। तो दोनों में से वो एक फॉर्मूला लेगा, 1/2 वाला या √3/2 वाला। अब देखो OA किसके सामने है? OA सामने है 30 के। सो यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा बच्चों? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज व्हाट? 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। अब देखो 30 डिग्री के सामने जो साइड है वो क्या है? OA। सो मुझे फाइंड आउट करना है। और हाइपोटेनस क्या है? वो OP है। सो OP भी मेरे पास है, गिवन है। तो बस लिखता हूँ साइड अपोजिट 30 डिग्री OA और 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस यानी कि OP। बस OP की वैल्यू पुट कर दूंगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 से 2 से कैंसिल करूंगा तो 6 मिल जाएगा। सो आंसर इज 6 सेंटीमीटर। वही आप लोगों का क्वेश्चन का रेडियस है। आ गया ना आंसर? सो इस क्वेश्चन में जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं। टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल POA। फाइंड आउट करना। कौन सा एंगल फाइंड करना है? POA। ये वाला एंगल निकालना है आप लोग को, ये वाला। सो ये एंगल निकालेंगे कैसे? बहुत इजी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सारी चीजों को हटा देता हूँ। मैं आप लोग को एक स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये 70 है, ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो बचा हुआ ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली आप लोग को 110 डिग्री मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे? देखो चारों एंगल को प्लस करने पे 360 होना चाहिए। 90, 90, 180, 180 प्लस 70 करेंगे तो 250, 250 में 110 ऐड करेंगे 360, तो मतलब ये एंगल होगा 110। अब आगे चलो, यहाँ पर एक लाइन खींचना है ताकि यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन जाए। अगर आप लोग गौर से देखोगे तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दैट मींस ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, दोनों भी एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे, बराबर है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो अगर ये पूरा एंगल 110 है तो ऊपर वाला भी 55 होगा, नीचे वाला भी 55 होगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर C मैच कर रहा है। सो अब इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोग को। ये तो पूछा हुआ है MCQ में। सो अगर ये MCQ में नहीं पूछा होता, अगर सॉल्व करने के लिए दिया गया तो कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले आप लोग लिखना है एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O। इस चारों को ऐड करेंगे कितना होगा? 360 डिग्री होगा।
अब एंगल ए 90 है, एंगल पी कितना है 70 है, एंगल बी कितना है 90 है वो भी, और एंगल ओ का पूरा नाम लिख दो, ए ओ बी रख देते हैं। सो ए ओ बी रख देता हूँ, कितना हो जाएगा वो मुझे पता नहीं है। सो अब करूंगा कि सारे वैल्यूज को उठा के लेके जाके वहां पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये 90 90 180 प्लस 70 250 वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा। सो ए ओ बी जो होगा वो 360 माइनस कितना हो जाएगा, 360 माइनस 250 हो जाएगा। जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप लोग को मिलेगा 110 डिग्री। सो ए ओ बी मेरे पास 110 डिग्री आ गया। अब ए ओ बी मेरे पास 110 है। अब मुझे फाइंड क्या करना है वो देखो। अब सिंपल सी बात है, मुझे फाइंड करना है ए ओ बी या फिर सॉरी ए ओ पी बोलो या पी ओ ए फाइंड आउट करना है। दोनों में से कोई एक चीज नाम बोल सकते हो आप लोग, दोनों का मतलब एक ही है। सो नाउ पी ओ ए जो एंगल होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी हो जाएगा। दैट मीन्स हाफ ऑफ 110 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों भी एंगल कैसे इक्वल एंगल्स है। सो इक्वल एंगल्स 110 में बने, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके 55 आना चाहिए, यानी 110 का हाफ यानी कि 55 डिग्री। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। सिंपल, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, फटाफट से सॉल्व कर देना है। अगर M1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछे तो डायरेक्टली आप लोग को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे करना है, और अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो पूरा ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप लोग को रीजन लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो, या सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 ये लिख सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो और जो मैंने बताया वो भी लिख सकते हो। बढ़िया था 2 क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। द नंबर ऑफ टैंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज। अब मान लो कि एक सर्कल में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं और इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहा हूं फटाफट से, और इस पॉइंट के ऊपर से मैं कितने टैंजेंट पास करता हूं वो मुझे पता करना है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ले लेता हूं इस तरीके से, देखो यहाँ पर, और मैं टैंजेंट पास करने की कोशिश कर लेता हूँ। सो ये टैंजेंट पास हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो एक पॉइंट में से टैंजेंट पास हुआ, अगर दूसरा टैंजेंट पास करूंगा देखो ये अंदर घुस जाएगा, तीसरा टैंजेंट पास करूंगा तो वो भी अंदर से जाएगा। तो याद रखना, जब भी दूसरा टैंजेंट पास करने की कोशिश करोगे किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो टैंजेंट नहीं वो सेकंड बन जाता है, 2 पॉइंट में से पास होने लगता है। तो वो टैंजेंट नहीं हो सकता। टैंजेंट का एक ही रूल है, सिंगल पॉइंट से पास होना चाहिए। तो कोई भी एक पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर कंसीडर करते हो तो उस पॉइंट में से एक ही हमारा टैंजेंट पास हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया? अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूछ रहे थे सर आंसर लिखने का सही तरीका क्या। सपोज आप लोग आंसर लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो और किसका, फर्स्ट का लिख रहे हो। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड है, तो थर्ड का ऐसे मार्किंग कर लेने का, थर्ड का। अब ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है ये लिख देने का। और क्या आंसर है वो, तो ये दोनों चीजें लिखना बड़ी कंपलसरी होती है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज लिखा तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, याद रखना। अब आगे चलते हैं। द टैंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर डैश। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक है ना सर्कल बना देता हूँ, और उसके ना उसके अंदर में एक डायमीटर बना देता हूँ। ठीक है, एक डायमीटर बना देता फटाफट से। तो ये मैंने सर्कल बनाया, और सर्कल के अंदर प्यारों में एक डायमीटर बना दूंगा आप लोगों के लिए। ये रहा मेरा डायमीटर, ठीक है, ये बन गया मेरा डायमीटर। डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर मैं कोई भी लाइन ऐसे करके पास करता हूं, याद रखना, तो वो टैंजेंट होता है। पता है कि नहीं पता आप लोग को, रूल पता होगा। ठीक है, तो ये मेरे टैंजेंट्स बन जाएंगे ऑब्वियसली। अब आप नोटिस करना, अगर मैं इस टैंजेंट को दिखाने के लिए बीच में मैं सेंटर बना लेता, मान लो कि ओ मेरा सेंटर है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। थोड़ी देर के लिए OA को देखो, इस पार्ट को भूल जाते हैं। सो OA क्या है, मेरा रेडियस है, और ये जो लाइन L है वो क्या है, टेंजेंट है। तो क्या होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है, ये परपेंडिकुलर होगा। अब आगे चलते हैं, आप OA को भूल जाओ, OB को देखो। OB किसको परपेंडिकुलर है, इस लाइन M को परपेंडिकुलर है, सो ये भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब देखो दोनों भी एक डायमीटर स्ट्रेट लाइन होती है, और दोनों भी लाइन L और लाइन M एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है। सो एक ही लाइन को परपेंडिकुलर, दैट मींस लाइन कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, कॉमन सेंस है। तो इस तरीके से हमारा दोनों लाइन कैसे होंगे, पैरेलल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। परपेंडिकुलर तो कहीं से भी दोनों एक दूसरे को लग रहे नहीं है, और ऑल ऑफ दिस तो पॉसिबल नहीं है। NOT नॉन नेटिव मतलब कुछ भी नहीं है, दोनों में, तीनों में से कुछ भी नहीं है, इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा। अब आगे चलते हैं। डैश ऑफ द देखो, डैश नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम ए आउटसाइड ऑफ द सर्कल। सर्कल के आउटसाइड में मैंने एक पॉइंट लिया, देखो आप लोग देख पा रहे होंगे। इस पॉइंट में से मैं कितने टेंजेंट पास कर सकता हूं, आप लोग खुद ही खुद देख लो कितने टेंजेंट पास कर सकते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स। अगर तीसरा टेंजेंट पास करने जाओगे तो ये अंदर घुस जाएगा या ऐसे चला जाएगा, तो ये तीसरा चौथा टेंजेंट होगा ही नहीं। तो एक्सटर्नल पॉइंट में से सर्कल के ऊपर सिर्फ 2 ही टेंजेंट पास कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, याद रखना। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एक सर्कल के ऊपर से कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर कोई पॉइंट डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो एक सर्कल के ऊपर अपन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ध्यान देना। ये सर्कल है, ठीक है, और इसके बगल में एक और सर्कल है, ठीक है, ये दोनों भी एक सर्कल है, और दोनों का एक कंडीशन है,
दोनों एक दूसरे के सेंटर में से पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, यहाँ पर देखो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के सेंटर में से पास हो रही है इस तरीके से। अब आगे वो क्या बोला देखो यहाँ पर, मतलब दोनों एक दूसरे के सेंटर के ऊपर आ रहे हैं। अब इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 12, इन दोनों के बीच का सेंटर जो होगा वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर, कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा। अब आगे क्या बोला, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, दोनों सर्कल के रेडियस कितना होगा। अब देखो सीधी बात है, मैं थोड़ी देर के लिए एक सर्कल को यहां से हटा देता हूं, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में मैंने डायग्राम क्या बनाया। अब थोड़ी देर के लिए मैं इस सर्कल को यहां से हटा देता हूं। अब आप लोग देखो ये मेरे पहले सर्कल का सेंटर था और ये बाउंड्री पर टच होने वाली लाइन है। सर्कल से जो बाउंड्री तक लाइन टच होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसी को तो रेडियस बोलते हैं। तो इस केस में वही रेडियस है कितना है 12 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस था वही एक्चुअल में क्या है बच्चों रेडियस है। तो इस तरीके से आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, बस बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, जो रेडियस होगा उसका 12 सेंटीमीटर ही होगा। जो पहले था जो गिवन में क्वेश्चन में दिया हुआ था 12, वही इसका आंसर भी होगा। बढ़िया, 12 सेंटीमीटर 12 यूनिट जो भी है जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना है आप लोग को। अब आगे चलते चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से एमसीक्यू आने के डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस इस चैप्टर में से है एमसीक्यू में, एक क्वेश्चन तो फिक्स मिलेगा। अब देखो कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB वेयर A इज एंड B आर पॉइंट्स आर गिवन, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन बना लेता, लाइन सेगमेंट बना लेता। मान लो यहाँ पे मैंने लाइन सेगमेंट का नाम रख दिया, लाइन सेगमेंट का नाम मैं रखता हूं AB, तो यहाँ पर रखता हूं बच्चों A, यहाँ पे रखता हूं B, और इससे एग्जैक्टली मिडिल में पॉइंट P आ रहा है। सो A का कोऑर्डिनेट कितना है -4,2 दिया हुआ है, B कितना है मेरे पास 6,2 दिया हुआ है। ये मुझे पता नहीं, इसको मैं x, y अज्यूम कर लेता हूँ। अब आप लोग को पता है P इज व्हाट मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, अगर मुझे मिड पॉइंट किसी का भी निकालना है सो क्या होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। सही चल रहे हैं अपन, इस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पर x1 y1 क्या है, तो पहले पॉइंट जो दिया हुआ है उसको पकड़ लो x1, y1, और दूसरा पॉइंट क्या है उसे x2, y2 पकड़ लो। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं एग्जाम में पता है, इसे पकड़ते हैं x1, x2 पकड़ लेते हैं और इसे y1, y2 पकड़ लेते हैं। बच्चों अगर ये किया तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो आपको ध्यान में रखना x1 क्या है, x2 क्या है, वो ध्यान में रखना। हमेशा कोऑर्डिनेट x और y के टर्म में होते हैं। सो पहला पॉइंट अगर x है तो दूसरा पॉइंट हमेशा y होना चाहिए, तो x, y हो जाएगा। अब आगे वैल्यूज पुट करते हैं। x1 कितना -4, x2 कितना है 6, तो पुट करो -4 + 6/2, और y1 कितना है मेरे पास 2, y2 कितना है 2, तो 2 + 2/2। अब -4 + 6 2/2 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, और फाइनली यहाँ बचेगा 1, 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ये अपना आंसर मैच कर रहा है। बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है। अब इसी से मिलते जुलते और भी क्वेश्चन से देखो। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 5 सेंटीमीटर। दो पॉइंट दिए गए, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x हमें पता नहीं, x की वैल्यू निकालनी। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखा दो, ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q निकालूंगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या, तो होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब डिस्टेंस बिटवीन PQ हमें दिया गया, कितना दिया गया बच्चों, यहाँ पर 5 लिख दूंगा। अब x2 x1 है क्या, y2 y1 है क्या। सो ये कोऑर्डिनेट देखो, इसको पकड़ता हूं मैं x1, y1, इसे पकड़ता हूं x2, y2, चलेगा, पकड़ लिया फटाफट से। अब इन्हीं पॉइंट्स में यहाँ पर पुट कर देना। चलो पुट करते हैं। x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 5, तो 5 - 2, और y2 कितना है मेरे पास, y2 कितना है x है, और y1 मेरे पास कितना है 2। तो इस तरीके से मैंने पुट कर दिया। अब सॉल्व ही तो करना है, तो देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा देना, भूलना मत। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता पहले, तो ये हो जाएगा 25, यहाँ बचेगा 5 - 2 यानी कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा x - 2 का स्क्वायर। अब देखो 25, यहाँ पर देखो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना, तो 9, इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर। आप लोग इसे दो तरीके से कर सकते हो। अभी आप लोग चाहे तो इसको एक्सपांड कर लो, दो तरीका, एक तो इसको a - b के फॉर्मूले से, a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपांड कर लो, या फिर अगर आपकी इच्छा नहीं है तो इसको वैसे ही रखो। मैं ट्राई करूंगा कि इसे वैसे ही रखूं। अब देखो क्या होगा, 25 - 10 कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पर लिखता हूँ 16, और यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसफर करोगे ना तो स्क्वायर रूट हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा एरर बच्चे यहीं पर करते हैं। जब भी स्क्वायर को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करते हो तो आपको दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में और दूसरी माइनस में। तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट में करेंगे तब आपको दो वैल्यूज मिलेंगे, एक प्लस में एक माइनस में। सो वैल्यूज मिलेंगी +-4 = x - 2, यानी कि x - 2 जो होगा पहले +4 के इक्वल होगा, और x - 2 जो होगा दूसरी बार -4 को इक्वल होगा। सो ये +2 उधर जाएगा तो -2 जाएगा तो +2 हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 6। सिमिलर वे में यहाँ पर -2 वहां पे जाएगा तो -4 + 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो इस तरीके से x की दो वैल्यूज मिल रही है, -2 और 6। तो -2 और 6 किधर है, देखो ये रहा 6 और -2,
और कहीं पर है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में आंसर्स देखने मिल सकते हैं, ये क्वेश्चन देखने मिल सकता है, ट्राई जरूर करके रखो, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, चलो आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन है। अब सेगमेंट ए बी इज ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ए आर 1 3, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कैन बी, पॉइंट बी क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले आप लोग को एक्स और वाई सिस्टम को समझना पड़ेगा, मतलब आपको कार्टेशियन प्लेन को समझना पड़ेगा। मैं समझा देता हूं। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, क्वेश्चन का गिवन बड़ा अंडरस्टैंडिंग है, ये इसे वाई एक्सिस लिख लेता हूं, इसे एक्स एक्सिस लिख देता हूं। अब मेरी जो गिवन लाइन है ना वो पैरेलल टू, देखो ए बी एक लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब एक लाइन जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर ए और बी पॉइंट्स आ रहे हैं। अब ए पॉइंट्स कहां पर, देखो ए एक पॉइंट दिया गया, ए पॉइंट दिया 1,3, सो ए पॉइंट में अज्यूम करता हूं 1 3 की जगह एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3, तो 1 3 यहां पे आ जाएगा, तो 1 3 में यहां पे अज्यूम कर लेता हूं, तो 1,3 यहां पे आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आप लोग को और अच्छे तरीके से समझा सकूं। ये मान लो कि इतनी बड़ी लाइन है, ये एक्स एक्सिस भी थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूं। ओके, अब आगे चलते हैं। 1,3 आ गया, तो मतलब ये पॉइंट जो होगा यहाँ पर लिख देता हूं मैं 1, यहाँ लिखता हूँ 2, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 3 होगा, सेम टू सेम यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, अज्यूम कर लेते हैं। अब पहला पॉइंट समझ में आ गया, ए पॉइंट ये रहा। अब बी पॉइंट क्या हो सकता है वो अपने को पता लगाना। सो ऑप्शन में आते हैं, -3,1 कहां पे आएगा, तो देखो एक्स की वैल्यू -3, ये हो जाएगा -1 -2 -3 और ये -4 इस तरफ जाएगा, तो -3,1, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 1, इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट आएगा। क्या ये इस ए बी, देखो एक लाइन है और बी इसके ऊपर कहीं तो भी आने वाला, सीधी बात है, जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो ये 1,3 जो कि कभी भी इसके ऊपर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो कभी से नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन क्या है, 5,1, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 1, सो एक्स की वैल्यू 5 ले लो फटाफट से, देखो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। सो ये भी कहीं पर भी उस पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहा। तीसरा पॉइंट क्या, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, सो एक्स की वैल्यू 3 ये रही, वाई की वैल्यू 0 ये भी कहीं पर भी नहीं आ रहा। और फाइनली एक्स की वैल्यू क्या बोली, -5, वाई की वैल्यू 3। चलो देखते हैं, यहाँ पर -4 लिखते हैं, यहाँ पर -5 लिखते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी, -5, वाई की वैल्यू 3, 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है। तो देखो ये पॉइंट हमारे उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, सो ये पॉइंट कैन बी द वैल्यू ऑफ बी, उस बी की वैल्यू हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो इनिशियली हमें क्या बोला गया, तो उसको समझो। हमारे पास एक ए बी लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो ये मैंने ए बी लाइन बनाई, और ए पॉइंट कहां पे आ रहा है बच्चों, ए पॉइंट आ रहा है 1,3 पर। अब बी इसी के ऊपर कहीं ना कहीं आना चाहिए। आपने तीनों पॉइंट प्लॉट करके देखिए, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी नहीं आ रहा है। सो कौन सा पॉइंट आ रहा है बच्चों, 5,3 अच्छे तरीके से आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन के साथ मैच कर जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। अच्छा, एक और चीज आप देखते हैं, जो भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है फिक्स हो जाता है। तो वाई कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया, इसका 3 है, तो इसका भी 3 होना चाहिए। याद है ना, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी, सो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है ना, वाई कोऑर्डिनेट वो फिक्स हो जाता है। ये चीज याद रखो। तो अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 तो इसका भी वाई कोऑर्डिनेट 3 होगा, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है। समझा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक से रीड करना। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं समझोगे तो सॉल्यूशन ही नहीं समझेगा। If the sum of the x coordinate of the vertex of triangle is 12 and the sum of the coordinates of y coordinates of the triangle is 9, then the coordinates of the centroids are। तो सबसे पहले आप लोगों को समझा दो सेंट्रॉइड होता क्या। सेंट्रॉइड ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सारे के सारे मीडियन आकर मिलते हैं। मतलब मान लो कि ये ट्रायंगल का नाम है ABC, A, B और C नाम है इस ट्रायंगल का। तो एक देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं मीडियन बनाऊंगा। मीडियन का काम क्या होता है, जिस भी पॉइंट से निकलता है वो सामने वाले साइड पे गिरता है और उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट होगा। और सेम सारे मीडियन वही करता है। अगर बी से निकालोगे तो वो इसके सामने को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये भी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और मीडियन में एक ऐसे पॉइंट पर मीट करते हैं और उस पॉइंट को बुलाते हैं सेंट्रॉइड। मान लेते हैं सेंट्रॉइड को हमेशा अपन जी से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला निकल के आता है, मान लो कि ये x1, y1 है, ये x2, y2 है और ये x3, y3 है। ठीक है। तो सेंट्रॉइड जो होता है जिसका कोऑर्डिनेट में अज्यूम करता है वो x, y है। तो वो कैसे निकल के आएगा, तो अगर मुझे इसका x कोऑर्डिनेट निकालना होगा, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 होगा। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। सो आप क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, देखो बोला हुआ है सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल दिया गया। दैट मींस क्वेश्चन में दिया गया x1 प्लस x2 प्लस x3, इसकी वैल्यू 12 दी गई है। और क्या दिया गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 भी हमें दिया गया। कितना दिया गया, 9। देखो क्वेश्चन रीड करो, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट दिया गया 12 एंड सम ऑफ y कोऑर्डिनेट हमें दिया गया 9। बस इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो। ये कितना है, 12 है, अपॉन में 3 हो जाएगा। सो x की वैल्यू हो जाएगी 4। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 9 अपॉन में 3 यानी कितना हो जाएगा 3। सो पॉइंट क्या बनेंगे, 4, 3। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन।
बहुत सारे बच्चे 3,4 भी लिख सकते हैं। एरर पे ध्यान देना, ऑप्शन क्या बनेगा, x, y यानी कि 4,3 बनेगा। सिंपल, बढ़िया। अब आगे चलते, ढेर सारे क्वेश्चन है भाई, अब चैप्टर से बहुत सारे अपने पास। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -1 and 1 एंड q 5, -n, मतलब p और q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो p को मैं अज्यूम कर लेता हूँ वो x1, y1 है, यानी कितना हो जाएगा -1, 1, और q मेरे पास जो दिया हुआ है कितना है, उससे मैं x2, y2 अज्यूम करूंगा, जो कि मुझे दिया गया 5, -7। क्या दिया हुआ है, 5, -7। अब सीधी बात है, कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला तो एक ही फॉर्मूला हमारे दिमाग में था, डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि x2 की वैल्यू 5 है, तो फटाफट से यहां से निकालो x2 5, और x1 कितना है मेरे पास बच्चों, -1 है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखना। अगर आप लोग थोड़े स्मार्टली खेलना चाहते हो, थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं इसको। चलो सबसे पहले x2 कितना है 5, तो 5 लिख देता हूँ, माइनस x1 कितना है बच्चों, -1। सो माइनस पहले से यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, एक स्टेप बचा लिया आप लोगों का। अब आगे y2 कितना है बच्चों, -7, सो -7 वैसे रखो, माइनस y1 कितना है बच्चों, 1 है, सो इस तरीके से लिख दिया। तो क्या हो गया, 5 - +1 और -7 -1 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ही तो करना है, सो 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, -7 -1 -8 का स्क्वायर 64। एडिंग करोगे तो √100 मिलेगा, और √100 कितना होता है बच्चों, वो हो जाता है 10। तो डिस्टेंस बिटवीन PQ जो आएगा 10 यूनिट आएगा, और 10 यूनिट यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। The angle made by the line with the positive direction of x-axis is 45 डिग्री। मतलब हमें क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे दी गई है, ठीक है, हमें क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे दी गई है। फाइंड द स्लोप। अब सिंपल सी बात है, अगर 45 डिग्री थीटा की वैल्यू है तो स्लोप का दो फॉर्मूले आते हैं, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। कहीं पर भी y2, कहीं पर भी y1, कहीं पर भी x2, कहीं पर भी x1, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा यानी कि tan 45, और tan 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। सिंपल हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, इजी। अब आगे चलते हैं, स्लोप ऑफ x एक्सिस इज डैश, x एक्सिस का स्लोप कितना होता है। तो चलो देखते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो ये लाइन मैंने बना ली, क्वेश्चन पे आज इस क्वेश्चन पे आप लोगों को एक चीज समझाता हूं। देखो इस क्वेश्चन पे आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं, क्वेश्चन में क्या देता पहले उसको समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में हमें दिया होता है कि एक लाइन है इस तरीके से बनाई गई है, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सो इस x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है। इस तरीके से इसका स्लोप निकालना होगा, तो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा होता है, इसलिए इसका बना है। अब आगे चलते हैं, इसमें आ जाओ। इसमें क्या बोला, स्लोप ऑफ x एक्सिस निकालना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात को समझना होगा, स्लोप ऑफ x एक्सिस कैसे निकालते हैं। तो कॉमन सेंस ये है कि x एक्सिस है ना, ये हॉरिजॉन्टली आएगी, इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। मैं अज्यूम करता हूं एक लाइन है जो x एक्सिस के ऊपर ही आ रही है। अब देखो, तो अगर दो लाइन दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते तो उनका स्लोप सेम ही होगा। अब तुम लोग मुझे बताओ, ये ऑरेंज कलर की जो लाइन है और जो x एक्सिस येलो वाली है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। सो ये रेड वाली जो लाइन मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ये रेड वाली लाइन दिख रही होगी, और ये जो लाइन जस्ट के नीचे, दोनों भी पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, सीधी बात, दोनों देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ऐसे ओपन करूंगा तो एंगल बन रहा है, लेकिन ओवरलैप करे तो एंगल कितना होगा बच्चों, 0 होगा। तो फटाफट से यहाँ पर मैं 0 डिग्री देता, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री दे देगी। अब स्लोप निकालना, स्लोप का थीटा के टर्म में एक ही फॉर्मूला याद आता है, tan थीटा। तो m = tan थीटा लिख देना, और tan थीटा यानी कि tan 0 होगा, और tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है। इस तरीके से x एक्सिस का जो स्लोप आता है वो 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, y एक्सिस का अगर पूछा होता तो कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि देखो यहाँ पर जो x एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री का जो स्लोप होता है tan 90 इज व्हाट, नॉट डिफाइन, यानी कि इन्फिनिटी होता है। सो कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये y एक्सिस के लिए होगा। अब आगे चलते हैं, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन इज डैश। देखो दोस्तों, ये 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन, 2025 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सो डिस्टेंस ऑफ ए क्या पूछा, एक पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट में अज्यूम कर लेता हूं पॉइंट ए है, वो कितना दिया गया बच्चों 3,4, इस और एक पॉइंट दिया ओरिजिन, ओरिजिन कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है। तो इसे मैं अज्यूम करता हूं x1, y1, और इसे अज्यूम कर लेता हूं मैं x2, y2। तो सीधी सी बात है, दो पॉइंट्स है, दोनों के बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। सो एक ही फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब सिंस ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है एमसीक्यू, तो अपन फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। x2 कितना है 0, 0 - 3 का स्क्वायर, और 0 - 4 का स्क्वायर। 0 - 3 कितना था 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पर मिलेगा 4 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा बच्चों 16, दोनों को ऐड करोगे मिलेगा 25, 25 का स्क्वायर करोगे तो 5 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बहुत सारे बच्चे -5 भी लिख सकते हैं, याद रहे डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री पे जंप करता है। ट्रिग्नोमेट्री सुपर बिजी चैप्टर, बच्चे से डिफिकल्ट मानते पता नहीं, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारा, अगर फॉर्मूले से यूज टू हो गए तो क्वेश्चन बड़े इजी हो जाता है।
तो फॉर्मूले पहले लर्न करें ना बच्चों, अगर आपके पास थोड़ा टाइम होगा तो सबसे पहले 10-10 बार फॉर्मूले लिख लो, 10 बार नहीं 2 बार तो लिखो कम से कम, ताकि ये चैप्टर परफेक्ट हो जाए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। अब बहुत सारे बच्चों को देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है वही समझ में नहीं आता। देखो ये स्क्वायर को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो ऐसे लिख दो। अब आगे चलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा आप लोग को पता होगा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर को वैसे रखना है। लेकिन अभी तो क्या, स्क्वायर को अपन ऊपर भी लेके जा सकते हैं और अंदर भी लेके आ सकते हैं, तो जो स्क्वायर ऊपर था उसको मैं अंदर कर दूंगा। अब साइन को थीटा प्लस कॉस को थीटा का एक आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। इजी। अब यही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान देना। तो देखो क्या बोला हुआ, साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। हमें किसकी वैल्यू दी गई है, हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, तो फटाफट से साइन थीटा पुट कर दूंगा 3/5, और उसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दूंगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं वैसे रख दूंगा। 3/5 का स्क्वायर यानी 9/25 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं वैसे रख दूंगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। 9/25 को वहां पे लेके जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस 9/25 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 25 माइनस 9/25 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 16/25, दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल। तो कॉस थीटा चाहिए ना तो स्क्वायर रूट ले लो, कॉस थीटा स्क्वायर रूट लेंगे तो 16/25 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4/5, इस तरीके से आपका आंसर 4/5 होगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज बताने वाली बात है, जब स्क्वायर को यहाँ से वहां ट्रांसफर करते हैं 2 वैल्यूज मिलती है, प्लस या फिर माइनस, लेकिन अभी के लिए आप लोग को 0 से 90 के बीच में एंगल पढ़ाया गया, और 90 के बाद जाओगे तो नेगेटिव पॉजिटिव देखना होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आप लोग पॉजिटिव के साथ ही डील करते हैं, अपन प्लस माइनस इस केस में नहीं लेते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर 4/5, अदरवाइज प्लस माइनस 4/5 हमारा आंसर आना चाहिए। अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस वैल्यूज आपको टेबल अगर वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सो 2 tan 45 माइनस साइन 2 sin 30 की वैल्यू कितनी होगी। tan 45 जो कितना होता है 1 होता है, और sin 30 कितना होता है वो भी 1/2 हो जाता है। सो 2 1 जा 2 और 2 2 कैंसिल, कितना बचेगा 1। सो 2 - 1 कितना होता है 1, सो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिंपल इजी क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिए इसे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं, तो आंसर कितना का 2 - 1 1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। इधर आ जाओ, देखो क्वेश्चन में क्या दिया, 1 प्लस कॉट को थीटा अपने 1 प्लस टैन को थीटा की वैल्यू क्या होगी इनमें से, चलो बता दो फटाफट से। 1 प्लस कॉट को थीटा है ऊपर, तो 1 प्लस कॉट को थीटा इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस टैन को थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब ऑप्शन है क्या यहाँ पर, मैच करो, कहीं पर भी नहीं दिख रहा। अच्छा, कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin लिख सकता हूँ, और स्क्वायर इसलिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम सेक को क्या लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखो जब भी आप लोग को इस फॉर्मेट में दिखाई देता है तो आप लोग को ये चीज याद रखना है कि डिनोमिनेटर को अपन रिवर्स मार के मतलब रेसिप्रोकल मार के मल्टीप्लाई में साइड में लिखते हैं, यानी कि 1/sin स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, ये cos स्क्वायर ना उल्टा हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 हो जाएगा। समझ में आया, देखिए ये डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में, अब 1 को cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन cos होता क्या है, वो होता है cot, सॉरी cos अपॉन साइन होता क्या है, वो होता है cot, और cot स्क्वायर इसलिए स्क्वायर थीटा। सो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वन इज द करेक्ट वन, cot स्क्वायर थीटा। सिंपल था ना, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, इसके जैसा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था पिछले बार, मतलब 2024 में पूछा गया था। यहाँ पे साइन और कोसेक दिया गया था, जो आंसर इसका आएगा वही उसका भी आएगा। चलो चेक करते हैं कैसे। cos थीटा को वैसे ही रख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में sec थीटा, और sec को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, सिंपल सी बात है, cos cos कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अच्छा ऐसा पूछा होता, अगर ये पूछा तो साइन इंटू कोसेक पूछा होता, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेम फॉर्मूला, साइन को वैसे रखो, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, और साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1। समझा, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे सॉल्व होते हैं। तो 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे चलते हैं, इफ tan थीटा इक्वल टू 1 देन sin थीटा इंटू cos थीटा कितना होगा। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। tan थीटा की वैल्यू 1 है तो sin थीटा और cos थीटा कितना होगा। अब सबसे पहली बात ये याद करो, tan थीटा की वैल्यू कब 1 होती है, सो tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे 1 होती है। तो यहाँ पर मैं लिख दो tan थीटा जब 1 कब होता है, जब tan थीटा 45 होगा। तो इससे हमें ये समझ में थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 45 डिग्री मिल गई। तो पहले अपन थीटा फाइंड करेंगे, समझ में आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे, तो साइन 45 इंटू कॉस 45 कितना होगा वो पता करना है। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 वो भी 1/√2 ही होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी इज द करेक्ट वन। इजी।
ये भी बहुत इजी था। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, sin 75 अपन में cos 15 की वैल्यू निकालनी है। सो ये कैसे सॉल्व होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो sin 75 और दोनों में से किसी एक चीज को कन्वर्ट करना होगा। तो sin 75 को फिलहाल मैं वैसे ही रख देता हूँ और cos 15 को फिलहाल मैं वैसे रख देता हूँ। अच्छा, sin 75 को cos 15 को मैं फिलहाल नीचे वैसे रखूंगा। sin 75 को cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा, थीटा यानी कि 75 और 90 माइनस 75 नथिंग बट 15। आ गया ना आंसर, cos 15 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 1। तो ये एमसीक्यू का पार्ट तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा, बातें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा मैंने जस्ट बताया था कितना होगा, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना आंसर आ रहा है 1, जस्ट सिखाया मैंने, तो इसका वैल्यू फटाफट से 1 लिख देना, इजी। अब आगे चलो यहाँ पर, व्हेन वी सी एट ए हायर लेवल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल फॉर्म इज डैश। मान लो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं मैं, यहाँ पर ऐसे करके मेरी आंखें हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लेवल से ऊपर की तरफ देख रहा हूं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ना एक प्यारी सी हसीन लड़की रहती है, उस प्यारी सी हसीन लड़की को मैं देख रहा हूँ। अब मैं तो नहीं देख रहा क्योंकि मेरा रोजा चल रहा है, आप लोग में से कोई एक देख रहा है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक लड़की है, प्यारी सी लड़की जिसको आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, और यहाँ पर तुम आप लोग हो। सो जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो आप लोग अपने आंख को ऊपर की तरफ उठा रहे हो, उठाने वाली चीज को अपन बोलते हैं एलिवेट करना। सो ये हो गया एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। अच्छा, ये इसका आंसर ऊपर की तरफ देखना है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब इसी का उल्टा अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आप नीचे खेल रहे हो और ये लड़की आपको इस तरफ देख रही है। सो अब इसके लिए अपन हॉरिजॉन्टल को जिस तरीके से बनाएंगे, और इस हॉरिजॉन्टल से वो नीचे की तरफ देख रही है, देख रहे हो आप लोग, नीचे की तरफ देख रही है। हॉरिजॉन्टल से जब भी नीचे की तरफ देखेंगे उसे बोलते हैं डिप्रेशन। सो जब ये लड़की के लिए डिप्रेशन है, ये आपके लिए एलिवेशन है। तो व्हेन वी सी एट द हायर लेवल, ऊपर की तरफ देखेंगे तो एलिवेशन होता है, नीचे की तरफ देखेंगे तो डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पर हायर लेवल है इसलिए एलिवेशन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, दोनों ही एंगल सेम ही होते हैं क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो अल्टरनेट एंगल होता है, तो दोनों पैरेलल होंगे, हॉरिजॉन्टल पैरेलल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल सेम ही होगा, तभी तो आके मिलेंगे। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है मेंसुरेशन का, इसमें भी बहुत भारी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। If measures of an arc of a circle is 160 degree and if length is 44 centimeter, its length जो है ना वो 44 centimeter, find the circumference of the circle। देखो सिंपल सी बात है, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। हमें फाइंड क्या करना है, उसमें नोट करो, सर्कमफरेंस फाइंड करना है, और सर्कल का जो सर्कमफरेंस होता है वो 2 पाई आर ही तो होता है। तो दैट मींस यहाँ पर जो सर्कमफरेंस है 2 पाई आर को मैं सर्कमफरेंस से रिप्लेस कर दूंगा। लेंथ ऑफ आर्क हमें 44 दिया गया है, थीटा में 160 दिया गया है, अपॉन में 360 मार दूंगा, और 2 पाई आर को मैं सर्कमफरेंस यानी कि सी लिख दूंगा, सिंपल। तो 0 0 कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 4 9 जा, अब यहाँ पे लेके जाओ 44 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू सर्कमफरेंस, 4 11 जा 11 9 जा कितना हो जाएगा 99, तो सर्कमफरेंस इस केस में कितना का 99 सेंटीमीटर कुछ दिया, यस 99 सेंटीमीटर। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इस क्वेश्चन में, 99 सेंटीमीटर। इजी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। इफ फाइंड करना, पेरीमीटर फाइंड आउट करना, किसका, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले बात तो आपको पेरीमीटर का मतलब ही नहीं पता, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर ना लेंथ ऑफ आर्क निकाल के छोड़ देते हैं। चलो समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आप एक सेक्टर बना के दिखाता हूँ आप लोग को। ये सेंटर मार्क किया, यहां से अगर मैं ऐसे खींच रहा हूं और ये पार्ट को अगर मैं कर रहा हूं, ये ड्रॉ कर रहा है ऐसे करके, तो ये पूरा पार्ट को बोलते हैं अपन सेक्टर। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना मतलब क्या, ये बाउंड्रीज का लेंथ निकालना, मतलब क्या समझाता हूं। तो बाउंड्री में कौन है, सबसे पहले तो ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है। मैं इसे अज्यूम कर लेता हूं, देखो सिंपल सी बात है, सर्कल के अंदर ये पार्ट को मैं रेडियस बोलता हूं और ये भी रेडियस है, और ये वाला जो पार्ट है उसी को अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकल के आएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकल के आएगा इस केस में, वो क्या निकल के आएगा, 2 रेडियस 2r प्लस ये लेंथ ऑफ आर्क l। समझ में आ गया। 2r को फिलहाल वैसे ही रखता हूं, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360। अभी तो सिखाया, लेंथ ऑफ आर्क सिखाया था अभी जस्ट, क्या होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, किसको पुट करेंगे, वैल्यूज को। सो अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ मेजर कितने थे 90 डिग्री, और आपको बोला गया रेडियस 7 है। सो फटाफट से रेडियस की वैल्यू 7 पुट करता हूं, 2 इंटू 7, इसकी वैल्यू 90 अपॉन में 360 हो जाएगी। 2 वैसे रखता हूं, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लेता हूं, और आर मेरे पास कितना है 7, 7 7 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस 11 बचा हुआ और 2 7 जा 14 बचा हुआ। 14 प्लस 11 कर दोगे मिल जाएगा 25, तो 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट वन। तो आंसर कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। बहुत इजीली ये आंसर भी आ गया। सो एग्जाम में बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं मालूम है, जब भी इनको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने बोले तो वो लेंथ ऑफ आर्क ही सिर्फ निकालते हैं,
जिससे उनका आंसर सिर्फ 11 आता है। भाई पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तीनों चीजों को ऐड करके निकालना होता है, ये रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क, इस तरीके से पेरीमीटर आ जाता है। और पेरीमीटर का मतलब ही होता है बाउंड्रीज को ऐड करना। अब बात करते हैं ये दो क्वेश्चन जो बचे हुए इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल इज 2:7। सर्कमफेरेंस अपॉन में एरिया का रेशियो दिया गया है 2:7। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और एरिया का फॉर्मूला होता है πr², यही फॉर्मूला है। अब आगे चलते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट सर्कमफेरेंस। फाइनली हमें सर्कमफेरेंस ही निकाला। तो पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व तो कर ले, तो पाई कैंसिल, एक आर चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2/r इक्वल टू 2/7। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, सिंप्लीफाई होगा, तो 2 × 7 हो जाएगा इक्वल टू 2 × r हो जाएगा। तो ये 2 को नीचे ले लेंगे, 2 × 7 अपॉन में 2 हो जाएगा इक्वल टू r। तो 2 कैंसिल, r की वैल्यू मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर। कुछ दिया है क्या, कुछ भी नहीं दिया, 7 यूनिट लिख देंगे, बढ़िया। अब रेडियस मिलने के बाद नेक्स्ट चीज जो आपको फाइंड करनी है वो सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कमफेरेंस है 2πr। 2 को वैसे रखो, पाई की वैल्यू हमेशा ट्राई ये करने की 22/7 पुट कर सकते, क्या चेक करते हैं, 7 कैंसिल। अच्छा, अपने को आंसर पाई के टर्म में ही पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को पाई पुट ही नहीं करना। तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करना, आंसर हमें पाई के टर्म में चाहिए, तो पाई को मैं पाई ही रखता हूँ। और आर की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी, 7 2 14 पाई हो जाएगा। अगर पाई की वैल्यू पुट करनी बोली होती तो अपन सॉल्व करते पुट करके, अदरवाइज आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसके साइड है 0.01 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसका साइड दे दिया गया, एज दे दिया गया, सो यानी कि एल दे दिया गया, हमें एल की वैल्यू दे दी गई 0.01, आप लोग ए भी लिख सकते हो। अब इसे क्या निकालना, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है एल का क्यूब होता है, आप लोग ए क्यूब भी लिख सकते हो। तो 0.01 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 3 बार 0.01 को मल्टीप्लाई कर रहा है, 0.01 इंटू 0.01। फिलहाल के लिए डेसिमल्स को भूल जाओ, क्या है 1 × 1 × 1 कितना होगा, 1 ही तो होगा। अब काउंट करो जीरोस को, सो 1 2 3 4 5 6 नंबर के पास पॉइंट लगने वाला। सो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो है देखो, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 जीरो, उसके बाद 1 है। सो इसमें तो एक भी जीरो नहीं, तो यह आंसर नहीं होगा। इसमें 2 ही जीरो, हमें 5 चाहिए, इसमें 3 ही है, 5 ही चाहिए, 1 2 3 4 5 जीरो और 1 1, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। सो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो था ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एग्जाम में आप लोग को ना जितने क्वेश्चंस मैंने कराए सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाने, आपका 1 मार्क्स एकदम पक्का हो जाएगा। मतलब पहले बात तो राहुल सर ने आपको चैप्टर 1 2 3 करवाए, वो वाला वीडियो देख लो, और इसके बाद आप लोग है ना भाई नौशाद भैया द्वारा पढ़ाया गया ये चैप्टर नंबर 4 5 6 का भी वीडियो देख, 4 5 6 7 का वीडियो देख लो, तो ये चैप्टर भी एकदम बोल सकते हो कि एकदम पक्का, एकदम बोल सकते हो एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और आपका 1 मार्क्स भी कटने के चांसेस नहीं बनेगा फॉर 1 मार्क्स के अंदर। और 1 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो 2 टाइप के आते हैं, एक एमसीक्यू होता है और प्यार, दूसरा जो होता है वो सॉल्व करने वाला होता है। तो एमसीक्यू तो मैंने करवा दिया और सॉल्व इस तरीके से करवाया कि आप लोग उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन अगर सॉल्व करने के बेसिस में आए होते, यानी कि आपको ऑप्शंस नहीं दिए होते, तो भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप लोग ने यहाँ पर अभी देखा। पूरे अपन ने जितने भी चैप्टर्स बचे थे सारे चैप्टर्स के अपन ने 1 मार्क्स कंप्लीट कर लिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत कुछ भी हो जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर सिंपली हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन कुछ और नई चीजें देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून, गुड बाय, टेक केयर, ऑन ऑल द बेस्ट।